सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में एक गतिमान चालक क्षण थी जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे थे, तो उसके ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था क्योंकि कारण हुआ था चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का। उसकी वजह से उस पर आया था एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था। उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था V बराबर VBL या E बराबर VBL। ये हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में पढ़ना क्या हम लोगों को है, हमें पढ़ना है प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व के दो भाग होते हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। एग्जाम में स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण से रिलेटिव क्वेश्चन 100% हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना क्वेश्चन स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण से रिलेटिव जरूर होता है। तो आज हम लोग स्वप्रेरकत्व की बात करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा प्रेरकत्व क्या होता है। प्रेरकत्व, इसको हम इंडक्टेंस कह सकते हैं। इंडक्टेंस। प्रेरकत्व क्या है? एक घटना है और इस घटना में भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक रहेगा, मेन जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, ये इस पूरे टॉपिक का एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो इस परिवर्तन की वजह से एक बनता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल की वजह से अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें बन जाती है एक प्रेरित धारा। ये कॉन्सेप्ट चल रहा था इस पूरे टॉपिक में। उसी के आगे हम लोग आए प्रेरकत्व पे। यहां भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और यहां भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये जो प्रेरकत्व होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वप्रेरकत्व। पहले लोग स्वप्रेरण पढ़ लें फिर प्रेरकत्व बताते हैं। स्वप्रेरण। एक होता है अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और इस वाले को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों में एक ही घटना होगी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की। बस फर्क क्या होगा दोनों में, ये है स्वप्रेरण। स्व माने अपने आप में प्रेरण करेगा, और ये होगा अन्योन्य, किसी के साथ क्रिया करेगा। यानी इसमें केवल एक कुंडली होती है, सिर्फ एक कुंडली। इस एक ही कुंडली में अपने आप प्रेरण होता है और इसमें दो कुंडली होती है। इतना दोनों में फर्क है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, आगे टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर इसी अन्योन्य प्रेरण पर आधारित होता है। जो हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वो हमारा ट्रांसफार्मर इसी अन्योन्य प्रेरण पर काम करेगा। और जो हमारा एक कुंडली का स्वप्रेरण होगा इस पर काम करती है चौक कुंडली। ये इनके एग्जाम्पल भी हैं। क्या होता है स्वप्रेरण? स्टार्ट करते हैं स्वप्रेरण को, तो आइए जरा समझेंगे। स्वप्रेरण पढ़ते हैं हम लोग। प्रेरण शब्द का मतलब है कि किसी भी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए। कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी ध्यान से। आपको ये पता है अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही हो,
किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो आप पढ़ चुके हैं इस तार के चारों ओर एक उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान डिपेंड करेगा इस धारा के ऊपर। अगर धारा का मान बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे आप, धारा बढ़ती जाएगी, तो इसकी वजह से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। यदि धारा का मान आप घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटता जाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो आप पढ़ चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला φb बराबर BA cos थीटा। अगर B का मान आप चेंज कर रहे हो, यानी बेस पे जाएं, अगर आप धारा चेंज करते हो कहीं पर, तो धारा के परिवर्तित होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के चेंज हो जाने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो आपको कहानी पता है कि वहां पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी जिस कारण उत्पन्न होगी उसी कारण का विरोध करती है। ये आप लेंज के नियम से पढ़ चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को उठाया गया जोसेफ हेनरी द्वारा, क्योंकि जब चुंबकीय प्रेरण की बात चल रही थी तो उसमें माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके साथी वैज्ञानिक थे जोसेफ हेनरी। उन्होंने उस घटना को देखा तो उन्हें एक प्रेरण की घटना बताई कि स्वप्रेरण क्या होता है। जरा देखिएगा कि अगर मान लीजिए एक कॉइल है, कॉइल समझते हो, कुंडली, और इसमें कई सारे फेरे लपेटे गए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल कह देते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हो आप कॉइल, और हिंदी में आप कह सकते हो कुंडली। तांबे के तार को ऐसे फेरों के रूप में लपेट के जो हम ये आकृति बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल या कुंडली कहते हैं। अब अगर इस कुंडली को हम एक बैटरी से जोड़ दें, यहां कुंजी लगा दें ऐसे, जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो कर जाएगी। इसमें हम दोनों प्रकार से धारा ले सकते हैं, AC सोर्स भी और DC सोर्स भी, यानी प्रत्यक्ष धारा और दिश धारा। अभी हम बात कर रहे हैं DC करंट की। अब जैसे ही इसमें हम इस स्विच को ऑन करेंगे, तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, बैटरी से निकलेगी धारा, और जैसे धारा इसमें आएगी तो धारा का मान समय के साथ चेंज होता है। ये धारा एकदम से नहीं बढ़ती है कि अगर आपकी धारा 0 थी और 0 से एकदम 10 एम्पीयर हो जाए, 20 एकदम एम्पीयर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या 5 एम्पीयर हो जाए। मान लो इस बैटरी से निकलने वाली करंट की क्षमता 4 एम्पीयर की है, सपोज करिएगा, तो ये 0 से एकदम 4 नहीं होती, धड़ाक से एकदम 4 हो जाए, स्विच ऑन को खड़ाक से एकदम 4 हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बात जरा समझिएगा। होता फिर क्या है, धारा धीरे धीरे बढ़ती है, टाइम लेती है। वो समय भले ही बहुत कम हो, वो समय भले ही 0.01 सेकेंड हो, लेकिन कुछ ना कुछ समय लगते लगते तब धारा का मान बढ़ता है। जैसे 0 थी, 0 से 0.5 हुई, फिर 1 हुई, फिर 1.5 हुई, फिर 2.5 हुई, ऐसे करते 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 कहां पहुंची, 4 एम्पीयर। ये धारा बढ़ने का तरीका होता है। भले ही ये 0.1 सेकंड में हो जाए, 0.01 सेकंड में हो जाए, लेकिन धारा ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है। और जब AC करंट की बात करते हैं तो AC में तो हमेशा धारा चेंज होती रहती है समय के साथ। ये AC करंट होती है, पहले ये करंट है, फिर ये करंट है, कंटिन्यू करंट का मान चेंज होता रहता है। DC में भी क्या होता है, DC में एक बार बदल जाता है और बढ़ करके एक मान पर फिक्स हो गया जाकर के, जैसे 4 एम्पीयर पर फिक्स हो गया, तो अब ये जाकर के स्थायी धारा हो गई, स्टेबिलिटी को अपनी प्राप्त कर लेती है। अब धारा न बढ़ रही है न घट रही है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ था, धारा आपकी पहले I1 बराबर थी 0, फिर धारा बढ़ी, मान लो I2 बराबर हो गई आपकी 1 एम्पीयर, फिर I2 हो गई 2 एम्पीयर, फिर I3 हो गई 3 एम्पीयर, और फिर I4 हो गई 4 एम्पीयर। अब यहां पे जाकर के धारा हो गई स्थायी। अब धारा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इसकी इतनी क्षमता थी।
इसकी क्षमता थी 4 एम्पियर, तो 0 से 4 एम्पियर तक पहुंच गई। अब क्या हुआ, जिस समय धारा इस प्रकार से बढ़ रही थी, तो धारा के चेंज होने से आप देख सकते हो, जैसे ही करंट चेंज होती है तो आपको पता है धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो इस तार में या इस कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि धारा पर डिपेंड कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे धारा का मान इतने समय में चेंज हुआ होगा, उतने ही समय में यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज हुआ होगा। अब आपको पता है जब चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज हो जाता है तो फ्लक्स का मान भी चेंज हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो गया, ये बार बार हम बात लिख रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा भैया। क्या खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा पूरी घटना का, कि यहां इससे बन जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही तो खेल इस चैप्टर का था। क्या बन जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसकी वजह से बन जाएगी प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट। क्या बन जाएगी, प्रेरित धारा बन जाएगी। क्यों बन गई, धारा इतने समय में एकदम से स्विच ऑन किया, एकदम से 0 चार्ज नहीं हुई, धारा धीरे धीरे बढ़ी, कुछ समय लिया, और जब धारा बढ़ रही थी उसी समय धारा के बढ़ने से इस कॉइल के पास चुंबकीय क्षेत्र था वो भी बढ़ रहा था। चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ रहा था, यानी फ्लक्स में चेंज हो रहा था। यानी जिस समय धारा 0 थी उस समय फ्लक्स 0 रहा होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी 0 रहा होगा। जैसे धारा बढ़ी होगी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगा, लगातार बढ़ता गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। और कब तक हुआ, जब तक धारा अपने स्थायी मान पर नहीं पहुंच गई, तब तक क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया और आ गई प्रेरित धारा। यानी इसमें इस धारा के अतिरिक्त एक और करंट अंदर बन जाएगी, जो करंट क्या करेगी, जो करंट भैया क्या करेगी, जो करंट क्या करेगी, इस मुख्य धारा का, ये आपकी मुख्य धारा है जो बैटरी से निकली है, ये है मुख्य धारा, और जिसमें प्रेरित धारा बनेगी वो इस करंट का अपोज करेगी। क्या करेगी, विरोध करेगी। उसको आप कह सकते हो प्रेरित धारा। ये धारा कब तक रहेगी, कंटिन्यू नहीं रहेगी, हमेशा नहीं बनी रहेगी। जब तक धारा के मान में परिवर्तन होगा तब तक बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक धारा के मान में परिवर्तन होगा। जब धारा स्टेबल हो गई, अभी धारा क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, इस धारा का विरोध करेगी, क्योंकि धारा ये बढ़ रही थी। तब क्या कर रही थी ये प्रेरित धारा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि प्रेरित धारा का कॉन्सेप्ट ही है जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। ये प्रेरित धारा किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, इस धारा के बढ़ने के कारण। इस धारा बढ़ रही थी तो ये प्रेरित धारा को घटाएगी, इसका अपोज करेगी। तो तुम बढ़ोगे तो लो, तुम्हें हम घटा देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, हम तुम्हारा अपोज करेंगे। हमारी टेंडेंसी ऐसी है, हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, प्रेरित धारा कहती है कि हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हाँ, अगर तुम घटोगे तो हम बढ़ाएंगे। घटे कैसे, अगर यहां से हम स्विच को ऑफ कर दें, अगर इसी स्विच को ऑफ कर दें तो एकदम से करंट नहीं 0 हो जाएगी। जैसे बाइक का चलाते हैं, और बाइक चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, एकदम ब्रेक लगाया तो एकदम तो गाड़ी नहीं खड़ी जाती, एकदम रुक जाए वहीं पर। क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, कुछ दूर जाकर रुकती है। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी, वैसे वैसे यहां पर बहने वाली करंट भी धीरे 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 0 हो जाती है। 4 एम्पीयर से 3 एम्पीयर हुई, 3 एम्पीयर से 2 एम्पीयर हुई, 2 से 1 हुई, 1 से 0 हो गई। तो जिस समय 4 से 0 तक पहुंच रही थी, तो लगातार धारा के मान में परिवर्तन हो रहा, धारा कम हो रही थी। धारा के कम होने से चुंबकीय क्षेत्र घट रहा था, चुंबकीय क्षेत्र घटने से फ्लक्स घट रहा था, फ्लक्स के परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, और एक फिर प्रेरित धारा बन रही थी जो इसका अपोज करेगी। अब क्या अपोज करेगी, इसको बढ़ाएगी कि भाई घट क्यों रहे हो। धारा क्या करेगी, प्रेरित धारा इसको बढ़ाएगी। जब वो घटेगी तो ये बढ़ाएगी, और जब बढ़ेगी तो घटाएगी। वाह रे वाह, क्या इसका रूप है। हमेशा क्या करती है, उसका अपोज करती है प्रेरित धारा। धारा मुख्य धारा बढ़ेगी तो उसको घटाएगी,
मुख्य धारा घटेगी तो उसको बढ़ाएगी। इसलिए प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो ये चीज समझ में आई। इतने समय में क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक प्रेरित धारा और इसके अंदर जो इसने अपने आप में इंड्यूस करंट बना ली, इस कॉइल ने अपने अंदर एक करंट जनरेट कर ली। उस करंट की वजह से इस घटना का नाम रखा गया स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, अपने आप में प्रेरण किया, अपने अंदर अपने आप में एक प्रेरित धारा बना ली। ऐसा कब हुआ? जब इस धारा में परिवर्तन किया गया। इस पूरी क्रिया की जो मेन कहानी थी वो इस धारा के साथ थी। जैसे ही धारा चेंज होगी, जैसे इस धारा के मान में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की वजह से यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जिसके कारण कॉइल पे आएगा प्रेरित विद्युद्वाहक बल और बन जाएगी प्रेरित धारा। अब अगर इसके हम डेफिनेशन लिखना चाहें सेल्फ इंडक्टेंस की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो परिवर्तन करने से कुंडली में होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर बन जाता है एक प्रेरित विद्युद्वाहक बल और उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी हम धारा को चेंज करके भी प्रेरित धारा उत्पन्न कर सकते हैं एक ही कुंडली में। इस कुंडली के अंदर जो अपने अंदर इसने प्रेरित धारा उत्पन्न की, उसका नाम है, उस घटना का नाम है स्वप्रेरण। क्या समझा आपने? हमने देखा कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं, धारा धीरे धीरे बढ़ती है, धारा के मान में चेंज होता है। हमें पता है अगर कहीं धारा है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारा चेंज हुई, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के चेंज होने से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें आ जाएगा प्रेरित विद्युद्वाहक बल और बन जाएगी प्रेरित धारा। और वो धारा इसका क्या करेगी? अपोज। या जब स्विच हम बंद करेंगे तब भी यही घटना होगी, धारा 4 एम्पीयर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? 0 एम्पीयर हो जाएगी। जितनी भी धारा होगी, एक एग्जाम्पल लिया 4 एम्पीयर का। जब धारा घटेगी, धारा घटने से फिर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटने से फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, विद्युद्वाहक बल बनेगा, प्रेरित धारा बन जाएगी और वो धारा धारा का विरोध करेगी। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आई होगी स्वप्रेरण क्या है, कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युद्वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा बहती। इस घटना क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। अब चलते हैं स्वप्रेरण गुणांक पर। क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक? अच्छा, धारा चेंज कैसे होगी? इसमें धारा अपने आप भी चेंज कर सकते हो, रिओस्टेट लगा दो तो धारा बढ़ा घटा सकते हो, तभी चेंज हो जाएगी। स्वप्रेरकत्व। नेक्स्ट अपनी हेडिंग बनेगी स्वप्रेरकत्व, या इसका एक नाम है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक अंग्रेजी में कह सकते हो आप सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टर। आइए क्या होता है स्वप्रेरक, क्या जरा समझिए। इसी कुंडली की कहानी से जुड़ जाए कहानी। जरा सोचो, जैसे धारा चेंज होगी वैसे वैसे इसके हर एक लूप में फ्लक्स चेंज हुआ होगा, और जब फ्लक्स चेंज हुआ होगा तो आप समझ सकते हो यहाँ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पर। देख लीजिए, B इज प्रोपोर्शनल I है, जब I चेंज हुआ तो B चेंज हुआ, जब B चेंज हुआ फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी B I दे सकते हो, फाई इज प्रोपोर्शनल I। जैसे करंट चेंज करोगे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट घटाओगे फ्लक्स घट जाएगा। धारा के परिवर्तन करने से क्या हो रहा था? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन डिपेंड कर रहा है इस धारा पर। अगर इसमें एक लूप की बात करें तो फाई लिख सकते हैं। अगर n फेरे हों तो इसी को लिख सकते हैं n फेरों के लिए n फाई इज प्रोपोर्शनल I, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहां कांस्टेंट आता है L I। इस L का नाम ही है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक।
एल क्या है, स्वाप्रेरकत्व है। तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल बराबर ये आई इसके बटे में आ जाएगा, तो आप एन फाई अपान आई। अगर एक ही टर्म्स है, एक ही फेरा है, ऐसे एक ही कॉइल है, तो वहां पे केवल फाई लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे फेरे हैं, एन फेरे हैं, तो एन फाई पान आई। ये बन गया एक स्वाप्रेरकत्व का फार्मूला। अब मान लो हमने धारा 1 एम्पियर चेंज होते देखा कि 1 एम्पियर मान लो 3 एम्पियर से 4 एम्पियर हुई, उस समय एल बराबर एन फाई, और एन फाई को हम लोग क्या पढ़ा करते थे, पीछे पढ़ा के आए हैं फैराडे के नियम में कि एन फाई को हम लोग कहते थे फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। पिछला वीडियो आप देख सकते हो, वहां समझाया इसको। और एल क्या हो गया है, स्वाप्रेरकत्व या स्वाप्रेरण गुणांक। दोनों कैसे हैं, बराबर है। क्या बराबर है, एन फाई बराबर एल। एन फाई क्या है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, एल क्या है, स्वाप्रेरकत्व। यानी इसी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को कह सकते हैं स्वाप्रेरकत्व या स्वाप्रेरण गुणांक। परिभाषा क्या बन गई कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में 1 एम्पियर परिवर्तन करें या एकांक परिवर्तन कर दें, तो इस जगह पर जितना फ्लक्स आएगा, यानी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में जितना फ्लक्स चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, स्वाप्रेरकत्व। क्या परिभाषा, कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाता है या 1 एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को स्वाप्रेरकत्व या स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। हर 1 एम्पियर करंट चेंज होने से जितना फ्लक्स चेंज होगा वो कहलाएगा स्वाप्रेरकत्व। उसे क्या बोलेंगे, स्वाप्रेरकत्व। इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। स्वाप्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, हेनरी। क्योंकि जोसेफ हेनरी द्वारा ये पूरी घटना डिस्कवर की गई थी। तो ये एल बराबर एन फाई पान आई क्या बन गया, ये एक स्वाप्रेरकत्व का बेसिक फार्मूला बन गया, एन फाई पान आई। एन क्या है, फेरों संख्या है, फाई फ्लक्स चेंज है, आई प्रवाहित धारा है। आप इसमें अगर हम प्रेरित विद्युद्वाहक बल के पदों निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ प्रेरित विद्युद्वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा, तो प्रेरित विद्युद्वाहक बल के पदों में क्या बनेगा, स्वाप्रेरकत्व जरा देखते हैं उसको भी। प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में स्वाप्रेरकत्व या स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा। देखिएगा, फैराडे के नियम पढ़ चुके हैं। फैराडे का नियम था E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये बात हमने फैराडे के नियम में पढ़ी थी। अभी हमने पढ़ा है कि फाई बराबर एल आई, अगर एन फेरों संख्या ना दी हो, केवल अगर आप सब पढ़ें फाई बराबर एल आई, ये तो था। तो एन तब था जब नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, नंबर टर्म्स होंगे फिर एन रख देंगे हम। तो एन फाई बराबर क्या होता है, एल आई। अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर या ना आकलन करें आप, तो इस जगह फाई का मान रख दो जा करके। फैराडे के नियम में तमाम तरीके हैं, अभी बता रहे हैं इस दूसरे तरीके से भी। हमने क्या किया, अवकलन किया, तो डी डी टी ऑफ फाई डी डी टी ऑफ फाई बराबर डी डी टी ऑफ एल आई। ये बन जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, और एल यहां से जो कांस्टेंट था
ये प्रोपोर्शनल हटने के बाद कांस्टेंट आया था, तो एल बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा di/dt। और ये वैल्यू होती है, अगर d5/dt का माइनस आ जाएगा तो माइनस ई का मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा माइनस ई का, बराबर LDI/dt। एल का मान चाहिए तो ये di/dt इसके बटे ले जाएंगे, तो लिख सकते हैं L बराबर माइनस ई di/dt। ये हो गया L का मान स्वाप्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल के पदों में। अब di/dt क्या है? di/dt है धारा परिवर्तन की दर, कितने टाइम में कितनी करंट चेंज हो गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, dt क्या है? रेट है, समय है, किसका? चेंज ऑफ करंट, कितनी करंट कितने समय में चेंज हुई, वो है di/dt। मान लो हम कह दें कि भाई साहब 1 एम्पियर करंट को चेंज किया गया 1 सेकंड में, 1 एम्पियर पर सेकंड। कितना गंदा लिख गया, 1 एम्पियर पर सेकंड। हम कह दिए कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट चेंज हुआ। अब बताओ, तो जैसे आप चेंज करोगे तो आप देखोगे L बराबर माइनस ई, जो भी E का संख्यात्मक मान आएगा, जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वही क्या बन जाएगा? स्वाप्रेरक। कब? 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में चेंज हुई, 3 एम्पियर चल रही थी करंट और 1 सेकंड बाद 4 एम्पियर हो गई, बढ़ गई, या 3 एम्पियर थी, 1 सेकंड बाद 2 एम्पियर बची, घट गई। माइनस में क्या होता है? माइनस मतलब विरोध, अपोज करता है, दिशा को बताता है। तो अगर 1 सेकंड यदि धारा के मान में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाएगा, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो संख्यात्मक मान आएगा उसे भी हम कह देंगे L। और L क्या है? स्वाप्रेरकत्व या स्वाप्रेरक गुणांक। तो यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में, जिस कुंडली में जो धारा बह रही थी उस धारा के मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाए, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। L बराबर माइनस ई di/dt। इसके हिसाब से निकालते तब भी आ जाता, कैसे आ जाता जरा देख लीजिएगा। आगे इसमें फिर संख्या n होती तो n d/dt लिख देते आप। तो हम लिख देते कैसे कि भाई इस n को ले जाओ अंदर, तो माइनस ये बन जाएगा n/dt, और n की वैल्यू होती है Li। n बराबर क्या होता है? Li। तो E बराबर माइनस ddt ऑफ Li, L आ जाता बाहर, तो E बराबर माइनस L बाहर होता है di/dt। अब L का मान निकालते तो L का मान आ जाता माइनस E/di/dt। सेम वही वैल्यू, बोलो चाहे ऐसे निकाल दीजिए चाहे ऐसे निकाल दीजिए। अब तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में 1 एम्पियर पर सेकंड परिवर्तन किया जाए, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसका मात्रक लेते रहते हैं। मात्रक क्या बनता है क्षेत्र? मात्रक देखिए यहां से, L का मात्रक, L मतलब स्वाप्रेरक। अभी एक मात्रक लिखा था हमने, इसका हेनरी स्वाप्रेरकत्व का। हेनरी के अलावा भी मात्रक इसका होता है, कैसे देखो जरा। E क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मात्रक आप पढ़े हो वोल्ट, क्या पढ़े हो? वोल्ट। di धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अपान लिखा हुआ है dt समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। अब ये 3 बार बटे हो गया है तो सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो इसको आगे सकते हो वोल्ट गुणा सेकेंड अपान एम्पियर।
अब देखो जरा, वोल्ट बटे एम्पीयर क्या होता है? ये प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V/I। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यानी वोल्ट बटे एम्पियर किसका बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। तो आप इसको सकते हो ओम, तो ये ले सकते हो आप ओम इंटू सेकेंड। ये इसका काफी फेमस मात्रक है ओम इंटू सेकेंड स्वाप्रेरकत्व का। इसके दो मात्रक आपको याद रखने होंगे, एक आपको ओम इंटू सेकेंड और ये बराबर किसके होता है? हेनरी के। अब इसकी बीमा क्या बन जाएगी जरा देख लीजिएगा, क्योंकि बीमा अभी इसकी पूछी जाती है। एल की बीमा कई बार बोर्ड एग्जाम पूछी गई है। एल की बीमा तो ओम इंटू सेकेंड लिखा है, ओम प्रतिरोध है, प्रतिरोध की बीमा आप पढ़ चुके होंगे। विभव की बीमा होती है ml2 t-2 a-1 t-a-1 और बटे धारा की बीमा होती है a जाएगा ऊपर तो बन जाएगी ml2 t-3 a-2। ये होती है ओम यानी प्रतिरोध की बीमा, यहाँ रख देंगे ml2 t-3 a-2 इंटू सेकेंड लिखा हुआ ये, तो सेकेंड समय है, समय में होती है टी, यहाँ टी लिख देंगे। अब ये देखिए टी की पावर -3 है, यहाँ टी की पावर +1 है, तो एक टी घात कट जाएगी यहाँ पर, तो ये बचेगा ml2 t-2 a-2। ये बीमा आ जाएगी स्वाप्रेरकत्व की। इसमें एक छोटा प्रश्न और पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि L बटे R का मात्रक क्या होता है, या L बटे R की बीमा क्या होती है, या आसान पूछ दिया जाता है। तो देखिए जरा इसको भी, L बटे R का मात्रक, L बटे R का मात्रक, L का मात्रक क्या है? ओम इंटू सेकेंड। ये दिया L का मात्रक ओम इंटू सेकेंड, बटे में क्या लिखा हुआ है? R। R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मात्रक क्या होता है? ओम आप पढ़ चुके हो, यहाँ रख देंगे ओम। जैसे ओम रखेंगे तो ये ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा सेकेंड। L बटे R का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब L बटे R की बीमा पूछ दी जाएगा। L बटे R की बीमा वो हो जाएगी टी। क्या हो जाएगी? टी। चूंकि समय सेकंड है, समय का मतलब सेकंड और सेकंड में क्या होती है? टी। तो L बटे R की बीमा भी क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। इसमें से टी वहां कई सारे राशियों की थी। L बटे R की बीमा टी होती है, CR की बीमा भी आप निकाल देखेंगे वो भी टी होती है, और रूट LC की बीमा आप देखेंगे वो भी बीमा टी होती है। ये एक बार आप चेक करना, निकाल देख सकते हो। इन सबका मात्रक सेकंड आएगा और बीमा टी आएगी। अगर इस कुंडली की जिसकी बात कर रहे हैं स्वाप्रेरकत्व की, तो इस कुंडली के अंदर एक लोहे की क्रोड रख दी जाए, ये कॉइल है, यहाँ पर एक लोहे की क्रोड रख दी जाए तो क्या होगा? एक बार ये चीज जरूर बताना हमें कमेंट करके, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में स्वाप्रेरकत्व के बारे में बताया है। स्वाप्रेरकत्व बेसिक तरीका क्या होता है, क्या होती है स्वाप्रेरण घटना, ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें स्वाप्रेरकत्व का यूज करना है कि अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है तो उसके अंदर कितना स्वाप्रेरकत्व उत्पन्न होगा, या कोई धारावाही प्रणालिका है तो उसके अंदर कितना स्वाप्रेरकत्व होगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अंदर स्वाप्रेरकत्व और धारावाही प्रणालिका के अंदर स्वाप्रेरकत्व। आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।